नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा एसएससी जी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे 20 जीके के प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी। तो इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज सेकेंड प्रश्न, इसके बाद हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि यह दुनिया भर के सभी प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह किस संचार तकनीक की बात की जा रही है? ऑप्शन पोस्ट गार्ड है, इंटरनेट है, पेजर है और केबल है। ठीक है, तो कंप्यूटर को जो जोड़ता है दुनिया भर के, उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट की बात की जा रही है तो इसका राइट आंसर इंटरनेट होगा। इंटरनेट की बात करते हैं तो नेटवर्कों का एक विशाल संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़ता है। वास्तव में इंटरनेट शब्द इस अवधारणा से आया है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। चूँकि कंप्यूटर नेटवर्क्स के भीतर एक दूसरे से जुड़ते हैं और ये नेटवर्क भी एक दूसरे से जुड़ते हैं। इंटरनेट की बदौलत एक कंप्यूटर दूर के नेटवर्क में एक दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकता है। इससे दुनिया भर के कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं का तेज़ी से आदान प्रदान संभव हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डैश का संरक्षण नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ई श्रम दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इस श्रम का जो संरक्षण है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, ई अनुदान, इसके अलावा नशा मुक्त भारत अभियान, इन सभी का जो संरक्षण है आपका इस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का उद्देश्य एक ऐसी समावेशी समाज की स्थापना करना है जिसके अंतर्गत लक्षित समूह के सदस्यगण अपने विकास और वृद्धि के लिए उपयुक्त समर्थन प्राप्त करके अपने लिए उपयोगी, सुरक्षित और प्रतिष्ठित जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका लक्ष्य आवश्यक जगहों पर लक्षित समूहों को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक विकास और पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन प्रदान करना है और उनका सशक्तिकरण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। गिलिना शीशा का अयस्क तो है ही, बोनाइट भी कॉपर का है, लेकिन जो सिनेमार है वो दोस्तों आपका निकेल का अयस्क नहीं है। सिनेमार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आप सिनेमार जो है आपका मरकरी का अयस्क है। ठीक है, तो यहाँ पर मरकरी होना चाहिए था लेकिन निकेल है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका यही है। इसके अलावा जो मैग्नेटाइट है वो आपका लोहा का अयस्क है, बिल्कुल है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ धातु और अयस्क के बारे में दिया गया है, तो उसको भी हम लोग एक बार देखें। तो जो सोडियम है, सोडियम धातु का अयस्क है आपका सॉल्ट पीटर चिल्ली, बोरेक्स हो गया, समान नमक हुआ। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट हुआ, डोलोमाइट हुआ, एप्स साल्ट हुआ, कार्नलाइट हुआ, केसराइट हुआ। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो बॉक्साइट हुआ, फेल्सपार हुआ, क्रायोलाइट हुआ, एल्यूनाइट हुआ, कायोलिन हुआ, कॉडम हुआ। कैल्शियम की बात करेंगे तो डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लूओस्पर, एस्बेटस। पोटेशियम की बात करेंगे तो नाइट्र यानी कि साल्ट पीटर, कार्नेलाइट। लेड की बात करेंगे तो गिलेना हुआ। मरकरी की बात करेंगे तो सिनेमार हुआ। तांबा का क्यूप्राइट हो गया, कॉपर ग्लेंस हुआ, कॉपर पायराइट्स हुआ। जिंक धातु का जिंक ब्लेड है, जिंगाइट है, केलामाइन है। सिल्वर का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर है। लोहा का आयरन हेमेटाइट है, लेमोनाइट है, मैग्नेटाइट है, साइडाराइट है, आयरन पायराइट है, कॉपर पायराइट्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जनवरी डैश में भारत लौटे। ठीक है, तो महात्मा गांधी के विषय में तो आप लोग को मालूम ही होना चाहिए। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो जो महात्मा गांधी है उन्होंने भारत कब लौटा था? ठीक है, कहाँ से लौटा था? दक्षिण अफ्रीका से। तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका से जो भारत जो उन्होंने आए थे वो साल था आपका 1915 का, तो इसका राइट आंसर 1915 होगा। ठीक है, 1915 से पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सविनय अवज्ञा के माध्यम से अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रहे थे। CF एंड्रयूज के माध्यम से गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि डैश को काम और आवश्यक गतिविधियों में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने, बीमारियों का प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शारीरिक फिटनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शारीरिक फिटनेस। इसके अलावा कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, अवकाश का आनंद लेने, स्वस्थ रहने, बीमारियों का विरोध करने, आपातकालीन स्थितियों से निपटने की क्षमता। शारीरिक फिटनेस के स्वास्थ्य संबंधी घटकों में शरीर रचना, हृदय संबंधी फिटनेस, लचीलापन, मांसपेशियों की सहन शक्ति और ताकत शामिल है।
कौशल से संबंधित घटकों में चपलता, संतुलन, समन्वय, शक्ति, प्रतिक्रिया, समय और गति शामिल है। प्रत्येक खेल के लिए प्रत्येक घटक का सापेक्ष महत्व अलग अलग होता है और शारीरिक फिटनेस न केवल खेल विशिष्ट है, ये स्थिति विशिष्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। तो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था मानवगढ़ धाम को। तो इसका राइट आंसर मानवगढ़ धाम होगा। ये जो मानगढ़ जो धाम है वो आपका राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। इसी जिले के दौरा के दौरान यहाँ पर मानवगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। अगला है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश युद्ध हुआ था। तो आपको बताते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना चला था 1969 से लेकर 1974 तक। इसके अलावा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, ठीक है। और इसी युद्ध के दौरान आपका 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। इससे लोगों का बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास बढ़ा और बैंक खातों में निजी बचत का अधिक जमावड़ा भी शुरू हुआ। नेक्स्ट है ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो ई कृष्ण अय्यर की बात करेंगे तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर 4 भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है। यह आपका नर्तक के अलावा ये आपके न्यायविद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसके अलावा उनका जन्म 15 नवंबर 1915 को पलक्कड़, केरल, भारत में हुआ था और 4 दिसंबर 2014 को उनका निधन हो गया है। अगला है कि संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो संसद के निचले सदन की अधिकतम संख्या की बात करेंगे। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तो आपका 552 था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 552 उस समय था। लेकिन वर्तमान समय की बात करेंगे तो लोकसभा में जो निचला सदन है, निचला सदन की बात करेंगे तो लोकसभा ही हुआ। तो लोकसभा में जो सदस्यों की जो संख्या है अब आपका 550 है, ठीक है। 550 क्यों है तो आपको मालूम होगा कि 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2020 में। इसके माध्यम से क्या हुआ था, 2 चीज़ें हुआ था। एक तो आपका लोकसभा और राज्य की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 कर दी गई थी, ठीक है। यानी कि 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा लोकसभा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया था, ठीक है। जो एंग्लो इंडियन समुदाय का जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 2 लोगों का, ठीक है, यही आपका हटा दिया गया था। और उससे पहले 552 हुआ करता था, लेकिन अब आपका 550 है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 552 मत मार दीजिएगा। इसके अलावा ये तो लोकसभा का निचला सदन हुआ, ठीक है। लेकिन लोकसभा का उच्च सदन भी है। उच्च सदन की बात करेंगे तो आपका राज्यसभा है। राज्यसभा के विषय में अनुच्छेद 80 से हमें जानकारी मिलती है कि राज्यसभा की अधिकतम शक्ति 250 होना चाहिए, जिनमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली वर्ष डैश में पारित हुआ था। तो औद्योगिक नीति जो संकल्प है पहली बार आपका वर्ष 1948 में पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका 1948 हो जाएगा, ठीक है। भारत के पहले औद्योगिक नीति वक्तव्य को औद्योगिक नीति संकल्प के रूप में जाना जाता है। इसकी घोषणा 1948 में किया गया था। इसने उद्यमी प्राधिकरण दोनों रूपों में औद्योगिक विकास में राज्य की भूमिका को परिभाषित किया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 कहता है कि भारत एक मिश्रित आर्थिक मॉडल बनाने जा रहा है। उद्योग यानी कि विकास और विनिमय अधिनियम 1951 में पारित किया गया था। इस औद्योगिक नीति संकल्प 1948 को लागू करने के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के बराबर होता है सी यानी कि घरेलू खपत प्लस जी प्लस आई प्लस एन इंटू एक्स, ठीक है। तो सी क्या है तो घरेलू खपत है। जी के बारे में आपसे पूछा गया है, आई आपका निवेश व्यय है और आपका एनएक्स शुद्ध निर्यात है, ठीक है। तो जी का मतलब आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर सरकारी व्यय यानी कि सरकारी खर्च हो जाएगा, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय आय लेखांकन में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी में अप्रत्यक्ष करों को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय जो कि प्राप्त होता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो नेट नेशनल इनकम। शुद्ध राष्ट्रीय आय में घरों की व्यवसायों की तथा सरकार की आय शामिल होती है। और शुद्ध राष्ट्रीय आय इस प्रकार परिभाषित है, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से मजदूरी, वेतन, संपत्ति आय की शुद्ध प्राप्तियों को जोड़ने से प्राप्त योगफल में से अस्थायी पूंजीगत संपत्ति जैसा कि आवास, भवन,
मशीनरी, परिवहन उपकरण और भौतिक अवसंरचना के टूट-फूट और अप्रचलित हो जाने के कारण मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। ठीक है, इसने इसी प्रकार व्यक्त भी किया जा सकता है। नेक्स्ट नेशनल आपका जो NNI है, ठीक है, वो आपका होता है C+I+G+NX प्लस शुद्ध विदेशी कारक आय यानी कि नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। ठीक है, तो जहाँ पर C का मतलब उपभोग, I का मतलब निवेश, G का मतलब सरकारी खर्च और NX का मतलब शुद्ध निर्यात यानी कि निर्यात माइनस आयात। ठीक है, निर्यात को X से, आयात को M से डिनोट किया जाता है। अगला है कि दिसंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं। तो पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर सीवी आनंद बोस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ही हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री आपके ममता बनर्जी ही हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चिनाब नदी हो जाएगा। चिनाब नदी की बात करते हैं तो ये दो धाराओं चंद्रा और भागा से बनता है, जो हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास टंडी में मिलती है। इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर तक बहती है और सिंधु नदी की प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदी आपका झेलम हुआ, चिनाब हुआ, ब्यास हुआ, सतलज हुआ और जास्कर है। ठीक है, इसके दाहिने किनारे की सहायक नदी में सयोग नदी, गिलगित नदी, काबुल नदी है। इसके अलावा एक सहायक नदी एक मीठे पानी की धारा है, एक बड़ी धारा या नदी से मिलती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर आपका मैप भी है, जैसे कि आपका ये इंडस नदी है, सो सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास ये सब आपका क्या है, तो इसका ही सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह है कि रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये संबंधित है आपका क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं तो घरेलू स्तर पर खेले जाने वाला प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है, जो भारत में क्षेत्रीय क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेला जाता है। प्रतियोगिता का ये जो नाम है इंग्लैंड और सक्सेस क्रिकेटर कमार श्री रंजीत सिंह जी, ठीक है, यानी कि नावा नगर के जाम साहिब के नाम पर रखा गया है। प्रथम रणजी टूर्नामेंट 1934 में आयोजित किया गया था। वर्तमान में सौराष्ट्र है जो कि रणजी चैंपियन है। ठीक है, अगला है बथुकुम्बा, जो कि एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बथुकम्मा की बात करेंगे तो ये जो फूल उत्सव है ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना इसका राइट आंसर है। बथुकुम्बा एक पुष्पों का त्यौहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों के द्वारा मनाया जाता है। दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बथुकुम्बा मनाया जाता है। बथुकुम्बा शब्द का अर्थ है देवी का जीवन में आना। यह त्यौहार तेलंगाना के लोगों की संस्कृति और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें महागौरी की पूजा शामिल होती है। जीवनदात्री गौरी देवी नारीत्व की संरक्षक देवी के रूप में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 6 मौलिक अधिकार हैं आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, इसके अलावा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 31। ठीक है, ये आपका 6 मौलिक अधिकार। लेकिन आपको बता दें कि 1978 में एक आपका 24वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके पहले आपका 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था। वो 7वां जो मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 के तहत आपको संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो कि इसी संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था और इसे भाग 12 में सम्मिलित करके संविधान के अनुच्छेद 300 के ए यानी कि आर्टिकल 300 के रूप में कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आपका वर्णित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। कम पूछा गया है तो राइट आंसर बिहार होगा। अगर आपसे ज़्यादा पूछा जाता तो राइट आंसर आपका केरल होता। ठीक है, भारत का पूछा जाता तो राइट आंसर होता 74.04% साक्षरता दर है। इसके अलावा बिहार की साक्षरता दर आपका 61.80 है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर आपका 71.20 है, महिला का 51.50 है।
ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों EOR और ROC टीमों सहित ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 2006 हो जाएगा। ठीक है, बात करें 2020 का समर ओलंपिक का, तो इसका होस्ट सिटी कौन था? टोक्यो जापान था। मोटो था आपका यूनाइटेड बाय इमोशन। नेशन की बात करेंगे तो 206 नेशन आपका इंक्लूड था EOR और ROC टीम सहित। इसके अलावा एथलीट की बात करेंगे तो 11,319 एथलीट इसमें भाग लिए थे, जिसमें से मेन 5,910, वुमेन की बात करेंगे तो 5,409। ठीक है, इवेंट की बात करेंगे तो 33 स्पोर्ट खेला गया था। ठीक है, इसके अलावा आपका ओपनिंग सेरेमनी हुआ था 23 जुलाई 2021 को, क्लोजिंग आपका 8 अगस्त 2021 को हुआ था। और ओपन बाय उद्घाटनकर्ता कौन था? तो जापान का ही सम्राट थे नारुहितो, इसके द्वारा आपका ओपन किया गया था। ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस जो क्लासेस हुए हैं उसमें पूछा गया था। ठीक है, और इसका जो कॉलोडेन यानी कि जो आग मिसाल जो जलाया गया था आपका नाओमी ओसाका के द्वारा जलाया गया था, इसको भी याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर आपका तांबा हो जाएगा। तांबा इसका राइट आंसर है। तांबा की बात करेंगे तो राजस्थान में एक जगह का नाम है खेतरी, वहीं से आपका तांबा अभी मिलता है, और हड़प्पा सभ्यता काल में भी वहीं पर तांबा जो कि मिला करता था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किसने केरल संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 1974 प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा इसका राइट आंसर है। कल्याणकुट्टी अम्मा की बात करेंगे, कलामंडलम तो दक्षिण भारत में केरल से युगांतारी मोनियट्टम नृत्यांगना थी। राज्य के मलप्पुरम जिले में थिरुनायवा की निवासी है। इनके अलावा 1972 में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप मिली है। 74 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 1974 में संगीत नाटक एकेडमी और संगीत नाटक एकेडमी मोनियट्टम नृत्य शैली में अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया था, केरल वाला जो कि पूछा गया है। 86 में केरल कलामंडलम से उन्हें सम्मानित किया गया था। 1997 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में काम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इससे आप यहाँ याद रखिएगा, कालिदास जो पुरस्कार है किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। तो ये आपका 20 प्रश्न रहा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।